ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए आईआर की जो हम पीटी 365 सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज पार्ट थर्ड करने वाले हैं। आज की लेक्चर्स में आज हम मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एशियान के बारे में। तो हमारे लिए जो काम की चीज़ है दोस्तों वो है एशियान का फुल फॉर्म है क्या? राइट? एशियान है क्या? इसके मेंबर्स कंट्रीज़ क्या हैं? ये किस डिक्लेरेशन के थ्रू फॉर्म हुआ था? एंड ये कब फॉर्म हुआ था, ऑलराइट? उसके बाद हम जो करंट अफेयर्स में जो हमारे न्यूज़ के काम की चीज़ है, वो हम देखेंगे, ऑलराइट? तो सबसे पहले एशियान का फुल फॉर्म क्या है? तो एशियान का फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑलराइट? तो जैसे ये आप साउथ ईस्ट एशियन नेशन इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली ये सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक एसोसिएशन है, जिसको मिलाकर हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑलराइट? अब हम पहले एशियान के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम एशियान के बारे में अगर पहले हमें मालूम पड़ जाएगी, तो हमें जो करंट अफेयर्स है, वो जल्दी से समझ में आएगा, ऑलराइट? तो एशियान एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ऑलराइट? ये रिमेंबर दिस फैक्ट, राइट? बैंकॉक डिक्लेरेशन था जो इन कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड के द्वारा साइन किया गया हुआ था, जिसके थ्रू एशियान बना, ऑलराइट? लेटर ऑन जितने इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, ऑलराइट? तो जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं दोस्तों ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। उसके बाद जो रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, इन्होंने बाद में जॉइन किया, ऑलराइट? तो आप ईस्ट से वेस्ट इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। आप पहले म्यांमार याद रख सकते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, देन कम्स इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, देन वियतनाम, ब्रुनई एंड फिलीपींस, राइट? मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनई एंड फिलीपींस, ये इसके टोटल 10 मेंबर्स कंट्रीज है, राइट? ये सारी हमें याद रखने वाली चीज है। इन सारे 10 मेंबर्स कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। ये एक जो ट्रीटी है वो बेसिकली डिलीनिएट करती है जितनी भी प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस है among this 10 members nation and also the friendly cooperation between this 10 member nations of ASEAN, all right? तो जो ट्रीटी है दोस्तों उसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, वो है ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, ऑलराइट? तो ये ट्रीटी है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? इसका सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ऑलराइट? ये भी याद रखने वाली चीज है। इसके मेंबर्स स्टेट के बाद में, इसके मेंबर्स नेशन के बाद में कुछ इनके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जिसमें से इंडिया एक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स जो न्यूज़ की बात है उसमें हम देखेंगे कि एशियन इंडिया समिट हुई थी, राइट? एशियन के साथ इंडिया की समिट हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इंडिया भी एशियन का एक डायलॉग पार्टनर है। ऑलराइट? एंड इसी डायलॉग पार्टनर होने के कारण हम एशियन के साथ में ईयरली एक बार एक डायलॉग हेल्ड करते हैं जिसमें हम वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज हमारी काम की बातें डिस्कस करते हैं, ऑलराइट? तो इंडिया के अलावा और भी कुछ उनके डायलॉग पार्टनर हैं जैसे कि हो गए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, द ईयू, यूरोपियन यूनियन, देन जापान हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, रशियन फेडरेशन हो गया, यूके एंड यूएस हो गया, ऑलराइट? ये सारे हैं इनके डायलॉग पार्टनर्स, ऑलराइट? ये भी काम की चीज है क्योंकि कई सारे स्टेट एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं विच ऑफ दिस कंट्री इज नॉट अ डायलॉग पार्टनर विथ एशियन, राइट? सो रिमेंबर दिस लिस्ट ऑफ डायलॉग पार्टनर कंट्रीज। यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सब एक नॉर्मल आइडियाज रख सकते हैं, ऑलराइट? कुछ और भी कम्युनिटीज एशियान के हैं दोस्तों, राइट? कम्युनिटीज इन द सेंस ये कम्युनिटी बेसिकली इन पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी सेक्टर हो गया, तो एशियन जितनी भी मेंबर नेशन है इनकी कुछ कम्युनिटी बनी हुई है जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड एंड म्यांमार हो गया, उनकी एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी हुई है, राइट? तो ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इस पर्टिकुलर इशू सेक्टोरल इशू को फोकस करके इन सारे मेंबर नेशन में इस चीज का इंश्योर करेगा कि वो अग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो रही है, ऑलराइट? तो इसीलिए एशियान की ये कम्युनिटी बनाई गई थी 2015 में, राइट? एंड इसके 3 ब्रॉड पिलर हैं, ऑलराइट? वो 3 ब्रॉड पिलर कौन-कौन से हैं? फर्स्ट एशियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी है, दूसरा एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है एंड थर्ड है एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ऑलराइट? तो ये 3 कम्युनिटी हैं जो एशियान के हैं। एशियान के बहुत सारे क्रॉस सेक्टोरल इनिशिएटिव्स भी हैं, राइट? फॉर एग्जांपल एशियान कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है, एशियान स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव फॉर एशियान इंटीग्रेशन एंड नैरोइंग डेवलपमेंट गैप, राइट? जितने भी एशियन मेंबर नेशन के बीच में डेवलपमेंट गैप है उसको ब्रिज करने के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जिसे हम बोलते हैं
IAI and NDG, that is Initiative for ASEAN Integration and Narrowing Development Gap, right, between the ASEAN member nations, right. So these are some of the cross sectoral initiative of ASEAन, right. अगर हम जितने हम एशियान के मेंबर्स नेशन है दोस्तों, जो कि 10 है, राइट, हमने अभी डिस्कस किया एशियान के टोटल कितने मेंबर नेशन है, 10 है। अगर हम इसमें तीन और स्टेट्स को जोड़ देते हैं, जो कि हो गया चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। कौन से तीन से स्टेट हैं? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये बन जाता है एशियन प्लस 3 ऑपरेशन। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं चाइना, चाइना, जापान, जापान एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को जब हम मिला देते हैं दोस्तों, तो ये मिलके बन जाता है एशियन प्लस 3, राइट? एशियन प्लस 3। अगर इसमें आप 2 और कंट्रीज को मिला देंगे, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को अगर आप इसमें मिला देंगे, तो ये एक और रीजनल ग्रुपिंग बन जाएगी दोस्तों। उसको आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि वो कौन सी रीजनल ग्रुपिंग है। चलिए मैं बता देता हूं, लेकिन आप इंश्योर कीजिएगा कि आप भी कमेंट करेंगे ये कौन सी रीजनल कंट्री है, राइट? रीजनल ग्रुपिंग है। इसका नाम है बेसिकली आरसेप। आरसेप, ऑलराइट? आरसेप इसका नाम है। दैट इज आरसेप, ऑलराइट? आपको मेरे को कमेंट में बताना है दोस्तों, इंडिया आरसेप का पार्ट है या नहीं है। इंडिया आरसेप का पार्ट है या नहीं है। अगर इंडिया आरसेप का पार्ट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि इंडिया आरसेप का पार्ट है या नहीं है, राइट? अगर 10 प्लस चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया को हम मिलाएंगे तो ये एशियन प्लस 3 कॉपरेशन बनती है दोस्तों। अगर हम इसमें ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को भी मिला देंगे तो ये बन जाता है आरसेप, ऑलराइट? आपको कमेंट में क्या बताना है? बताना है कि इंडिया आरसेप का मेंबर है या नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द एशियन प्लस 3 कॉपरेशन। ऑलराइट, सो इंडिया और जो एशियन नेशन है दोस्तों, एशियन जो एक रीजनल ग्रुपिंग है, उसके बीच में और भी बहुत सारे एक्टिव पार्टिसिपेशन होते रहते हैं बहुत सारे फोरास में। जैसे कि इंडिया और ईस्ट एशिया समिट की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, राइट? ईस्ट एशिया समिट के साथ इंडिया की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। तो अभी जैसे कि हमने जो डिस्कस किया था दोस्तों, हमने अभी डिस्कस किया था, जो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है बेसिकली अभी 20th एशियन इंडिया समिट हुआ था, राइट? तो 20th एशियन इंडिया समिट के साथ 18th ईस्ट एशिया समिट भी हुआ था। 18 ईस्ट एशिया समिट भी हुआ था, सेम जकार्ता इंडोनेशिया में, राइट? तो ये जो ईस्ट एशिया समिट है दोस्तों, वो एक रीजनल फोरम है किसका? एशियान का, जिसमें इंडिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ऑलराइट, द सेकंड रीजनल फोरम हो गया वो एशियान का रीजनल फोरम ही हो गया, राइट? द थर्ड है एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, राइट? एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, राइट? एंड एक्सपेंडेड एशियन मैरीटाइम फोरम, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम्स है एशियान के, जिसमें इंडिया काफी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो अभी हम अगर एशियान की न्यूज के बारे में देख ले दोस्तों कि करंट अफेयर्स में एशियान क्यों था, तो अभी रिसेंटली 2023 में 20th एशियान इंडिया समिट हुआ था, राइट? 20th एशियान इंडिया समिट हुआ था। कहां पे हुआ था? जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया में। ऑलराइट, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, जिसमें हमारे जो ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने एक 12 पॉइंट प्रपोजल रखा था एशियान के सामने। ऑलराइट, 12 पॉइंट प्रपोजल वाज जस्ट आवर विजन फॉर द एशियान, राइट? इंडिया एशियान की कॉपरेशन को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको लेके एक 12 पॉइंटर्स प्रपोजल हमारे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था। ये 12 पॉइंट जो पॉइंटर्स है वो बहुत सारे इशू को फोकस करता है दोस्तों, लेकिन जो 3 जिस्ट यहाँ पे दिया गया है वो बेसिकली is related to linking the Southeast Asia, इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप, राइट? जैसे कि हमने G20 में भी बात किया था दोस्तों, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, राइट? सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनको एक स्टेप और फर्दर लेके जाके उसको साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करने की बात करते हैं, एंड वो प्रपोज करते हैं कि हम एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, जो बेसिकली लिंक करेगा साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप को, राइट? तो ये पहला एक इंपॉर्टेंट gist था of his 12 point proposal. The second one was India's digital public infrastructure stack with Asian partner, right? तो जितनी भी डिजिटल गुड्स हैं दोस्तों इंडिया की, राइट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया की, वो एशियन पार्टनर्स के साथ शेयर करने की बात की गई है, राइट? एंड एक एशियन इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर भी बनाया जाएगा। वो बेसिकली एशियन और इंडिया के बीच में कॉपरेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को फोकस में रखेगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द जिस्ट, दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जिस्ट ऑफ
12 point proposal which was proposed by honorable prime minister in the 20th Asian Summit in Jakarta, Indonesia, right? So पहला है about the multimodal connectivity, just एक summarization हम देख रहे हैं, right? Linking South East Asia, India, West Europe, right? सेकंड है इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को शेयरिंग करने की बात की गई है। एंड जो थर्ड है वो एशियन इंडियन फंड है फॉर डिजिटल फ्यूचर। ऑलराइट, ये लिस्ट याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि विच इज नॉट द पार्ट ऑफ 12 पॉइंट प्रपोजल ऑफ द 12 point proposal proposed by honorable prime minister in 20th asian indian summit। all right, so this was about the asian current affair and the asian के जो जेनेसिस एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, राइट। अब हम देखते हैं इंडिया और एशियन मेंबर स्टेट के बीच में की फैक्ट्स कुछ, राइट, कैसे रिलेशन है हमारे, कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। तो बेसिकली जब हम ट्रेड की बात करते हैं दोस्तों, ट्रेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी एंड ट्रेड, जिसके कारण इंडिया इज मच मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द एशियन मेंबर स्टेट, राइट। क्योंकि हम जब एशियन टाइगर्स की बात करते हैं दोस्तों, एशिया एशियन टाइगर के बारे में बात करते हैं, टाइगर के बारे में, तो उसमें सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, देन हो गया साउथ कोरिया एंड ताइवान, राइट। तो इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंगापुर एंड थाईलैंड, दो इंपॉर्टेंट एशिया के एडवांस्ड डेवलप्ड नेशन वो एशियान के मेंबर्स हैं एंड इसीलिए इंडिया का इनके साथ ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो इंडिया की एशियान कंट्रीज के साथ ट्रेड जो है वो 11.3% अकाउंट करता है ऑफ ग्लोबल ट्रेड, राइट। 11.3% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल ट्रेड, राइट। सो इंडिया एंड एशियान नेशन के बीच में दोस्तों एक पैक्ट भी साइन हुई है जिसको हम बोलते हैं एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, राइट। अटीगा, अटीगा, नॉट द अर्टिगा द कार वन, राइट, अटीगा। व्हाट इज अटीगा? इट इज एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, राइट। कब साइन की गई थी? ये साइन की गई थी 2009 में, राइट। तो ये पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट वाज साइंड इन 2009, राइट। ट्रू और फॉल्स करके ये पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। जब हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों बिटवीन इंडिया एंड एशियन, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, राइट, आईएमटी जिसे बोलते हैं, राइट। ये आईएमटी याद रखना है, ये किन किन तीन कंट्रीज के बीच में है, राइट, नाम में ही है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल highway. The second one is Kaladan multimodal project, right? You all might be knowing about the Kaladan multimodal project, right? So this is also a part of connectivity projects between India and ASEAN members, right? Basically with Myanmar, but since Myanmar is a part of ASEAN members nation, so it will also become a part of India ASEAN connectivity projects, right? जब हम सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो सिक्योरिटी के लिए we have ASEAN plan for a plan of action in combating transnational crime, right? Then we have ASEAN Defense, ASEAN ADDM plus platform है for ASEAN and 8 dialogue partners including India, right? जो ADDM plus platform है दोस्तों, ये बेसिकली एशियन मेंबर स्टेट के साथ में जो 8 उनके डायलॉग पार्टनर्स है, राइट, जैसे हमने डायलॉग पार्टनर डिस्कस किए थे, उनके बीच में एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है टू एंश्योर द सिक्योरिटी रिलेटेड इशू व्हेन इट कम्स टू द साउथ एशियन नेशन and also the Indian Ocean region. All right. So this was about the India and ASEAN relations, some of the facts. Now let's talk about the East Asia Summit, right? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये एशियान की एक इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम है जिसमें इंडिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो जब 20th एशियान की मीटिंग हो रही थी दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में, तो 18th ईस्ट एशिया समिट भी चल रही थी साइड बाय साइड में, ऑलराइट। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अटेंड किया था 18 ईस्ट एशिया समिट इन जकार्ता इंडोनेशिया, राइट। उन्होंने 20th समिट ऑफ एशियान भी अटेंड किया था, प्लस साथ में उन्होंने 18 ईस्ट एशिया समिट भी अटेंड किया था, राइट। तो ईस्ट एशिया समिट है क्या दोस्तों? ईस्ट एशिया समिट है क्या? ईस्ट एशिया समिट बेसिकली इट इज अ फोरम ऑफ 18 कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, राइट। तो अगर हम जब मैप की बात कर ले दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा प्यारा भारत, राइट, और ये हो गया साउथ ईस्ट एशियन रीजन, राइट, ये सारे हो गए, और इसके बीच में ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स हो गया डायरेक्ट, राइट। तो ये जो पैसिफिक पैसिफिक रीजन है दोस्तों, इन दोनों रीजन के बीच के 18 जो नेशन मेंबर नेशन है वो मिला के बनाते हैं ईस्ट एशिया समिट, राइट। इसमें क्या क्या है? इसमें बेसिकली जो एशियन के मेंबर स्टेट हैं प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए, ये 18 कंट्रीज मिलकर बनाते हैं क्या? ये 18 कंट्रीज मिलकर बनाते हैं दोस्तों ईस्ट एशिया समिट, ऑलराइट।
तो बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑलराइट, इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 18। ऑलराइट, so the East Asia Summit process was initiated in 2005, right? It was started in 2005 with the convening of the first East Asia Summit in Kuala Lumpur in Malaysia। जो फर्स्ट ईस्ट एशिया की समिट हुई थी दोस्तों, वो कहाँ हुई थी? वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द ASEAN and the 20th ASEAN India Summit which was held in Jakarta, Indonesia and also the East Asia Summit। ऑलराइट, तो अभी आपको कमेंट में मेरे को बताना है, वो बताना है कि इंडिया आरसेप का पार्ट है कि नहीं। अगर राइट, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज ब्रिक्स। ऑलराइट, ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स, जैसे कि इसकी अगर आप एक्सपेंशन करें तो इसका आपको फुल फॉर्म भी पता चल जाएगा। इट इज़ बेसिकली दी एमलगमेशन ऑफ 5 मेंबर कंट्रीज, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ मिल के बनते हैं ब्रिक्स। ऑलराइट, तो ब्रिक्स को, जस्ट ये एक ट्रिविया है दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ब्रिक्स को हम स्पोक्स पर्सन ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड भी बोलते हैं। स्पोक्स पर्सन ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड भी बोलते हैं, राइट? हम इसे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं, एडमिशन टेस्ट वगैरह, बहुत सारे मास्टर्स कोर्सेज़ एंड एक्सेट्रा के लिए, उसमें ये सारे पूछे जा सकते हैं एंड ऑल्सो इन यूजीसी एग्ज़ामिनेशन एज़ वेल। ऑलराइट, तो ब्रिक्स को हम और किन नामों से जानते हैं? इन्हें हम स्पोक्स पर्सन ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड भी बोलते हैं, हम इसे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो चलिए पहले हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में, इसके जेनेसिस के बारे में, देन हम आएँगे न्यूज़ के ऊपर। ऑलराइट, तो हम जैसे कि दोस्तों जो ब्रिक्स है इसकी जेनेसिस कैसे हुई थी? ये बेसिकली ब्रिक्स, जो BRIC, ब्रिक, राइट? ब्रिक जो है, जो एस है दोस्तों इसमें, जो कि साउथ अफ्रीका है, वो लेटर ऑन जॉइन किया। पहले इसमें सिर्फ 4 ही मेंबर कंट्रीज़ थे, दैट इज़ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ये 4 मेंबर कंट्रीज़ दोस्तों, ये 2001 के एक गोल्डमैन सैक्स के एक पेपर में आया था एज एन मोस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रॉमिसिंग कंट्रीज, राइट? ये चारों मेंबर जो कंट्रीज थे वो मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड थे, जो कि G7 के पार्ट नहीं थे, राइट? जो G7 के पार्ट है, बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज है दोस्तों, जैसे कि यूएस, यूके हो गया, देन जर्मनी, फ्रांस हो गया, इटली, जापान एंड कनाडा हो गया, राइट? ये 7 कंट्रीज हैं, वो हैं वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज। इनके अलावा भी 4 ऐसे देश थे जो मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन थे, जो कि गोल्डमैन सैक्स के एक पेपर ने बताया था। ऑलराइट, तो 2001 में ये आइडिया ऑफ ब्रिक कंसीव हुआ था थ्रू अ पेपर ऑफ गोल्डमैन सैक, राइट? बट जब 2006 में दोस्तों इनकी एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, जब यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चल रही थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएस में चल रही थी 2006 में, तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, इन्होंने एक साइड ट्रैक मीटिंग करने का सोचा, जहां पे उन्होंने फॉर्मली एक ब्रिक को एक स्ट्रक्चर, एक मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर देने का सोचा। ऑलराइट, सो इनकी ब्रिक की फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुई थी 2009 में, कहाँ पे? रशिया में। 2009 में रशिया में, राइट? फिर 2010 में दोस्तों चाइना ने इंटरेस्ट शो किया कि हम साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज दैट इज रशिया, इंडिया एंड चाइना ने भी उसको सपोर्ट किया, एंड 2010 में साउथ अफ्रीका को फॉर्मली इसमें ऐड करके फिर बना ब्रिक्स, जो कि अभी हम जिसे जानते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे हुई थी ब्रिक्स की सेटअप, ऐसे हुई थी ब्रिक्स की जेनेसिस, राइट? ब्रिक्स का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है दोस्तों, दिस बेसिकली वर्क्स इन चेयरमैनशिप बेसिस। चेयरमैनशिप बेसिस, राइट? चेयरमैनशिप बेसिस मतलब जैसे G20 की प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है दोस्तों, वैसे ब्रिक्स की चेयरमैन सिस्टम होती है, राइट? तो जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, तो 2021 में दोस्तों इंडिया के पास चेयरमैनशिप थी ब्रिक्स की। 2022 में थी किसके पास? चाइना के पास, एंड 2023 में थी साउथ अफ्रीका के पास में। तो जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स की समिट हुई थी दोस्तों, जो हम न्यूज़ में देखेंगे। ऑलराइट, ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? तो जैसे कि ब्रिक्स है दोस्तों, वो मेजर डेवलपिंग वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, राइट? तो इसीलिए ये 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसमें 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज चाइना एंड इंडिया, तो इट इज मोर देन
45%, 41 भी नहीं दोस्तों, 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड ये 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। एंड ब्रिक्स की खूबसूरती इस बात में है दोस्तों, इसमें इसमें रीजनल राइवल्स जैसे कि इंडिया हो गए, इंडिया एंड चाइना हो गए, राइट। अभी जो न्यूज है दोस्तों, दैट इज रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, राइट। 5 न्यू मेंबर्स 15 ब्रिक्स समिट में ऐड किए थे, तो जिसमें ईरान ईरान एंड सऊदी अरेबिया है दोस्तों। ईरान ईरान एंड जो सऊदी अरेबिया है वो भी एक रीजनल राइवलरी है। ईरान एंड सऊदी अरेबिया एक रीजनल राइवलरी है जो इस पर्टिकुलर सेम प्लेटफॉर्म सेम ग्रुप में होंगे, राइट। अगर वो सेम ग्रुप में होंगे तो क्या होगा, बेसिकली जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बात से सुलझाया जा सकता है। प्लस साथ में ही इसमें वर्ल्ड के तीन सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया एंड यूएई हो गया, राइट। ये तीन वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी इसके मेंबर्स हैं। इसमें वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज भी हैं, जो कि इंडिया एंड चाइना हो गया, राइट। तो ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म के अंदर में हैं, तो आप सोचिए कि इसकी बायलैटरल जो स्ट्रेंथनिंग होगी वो कितनी मजबूत होगी, राइट। तो इसीलिए ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म उभर के आ रहा है, जो एक डायरेक्ट एक अलग जियोपॉलिटिकल ब्लॉक भी बन सकता है, ऑलराइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जेनेसिस ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स, राइट। अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स की कुछ मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में, ऑलराइट। बट मेजर इनिशिएटिव को देखने से पहले हम देख लेते हैं दोस्तों जो न्यूज़ क्या है, राइट। सो 2023 अगस्त सितंबर में 15th ब्रिक्स समिट हुई थी दोस्तों। 15 ब्रिक्स समिट हुई थी। 15 ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? ये हुई थी जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 2023 में चेयरमैनशिप ब्रिक्स की किसके पास थी? ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के पास थी। इसीलिए जो 15th ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये जोहानिसबर्ग में हुई थी। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बात बताना है दोस्तों, जब 15th ब्रिक्स की समिट हो रही थी तो इंडिया में स्पेस के रिलेटेड एक मेजर इवेंट हुआ था। स्पेस के रिलेटेड मेजर इवेंट हुआ था जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी ने साउथ अफ्रीका से ही उसको अपलॉड किया था, उस पर्टिकुलर इवेंट को अपलॉड किया था। एंड हमारे जो इंडियन स्पेस मिशन एंड बेसिकली इसरो को उन्होंने बहुत ज्यादा कमेंडेबल अपलॉड किया था साउथ अफ्रीका से। तो आप मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो मेजर इवेंट क्या था जो कि ऑन द साइड ट्रैक ऑफ 15 ब्रिक्स समिट जो कि जोहानिसबर्ग में हो रहा था ड्यूरिंग दी सितंबर मंथ, ऑलराइट। ये मेरे को आपको बताना है कि इंडियन स्पेस रिलेटेड वो कौन सा मेजर इवेंट था जिसको प्राइम मिनिस्टर ने जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अपलॉड किया था, ऑलराइट। तो दिस वाज द थिंग, राइट। जो 15 ब्रिक्स समिट हुई थी दोस्तों जोहानिसबर्ग में, उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, राइट। तो बेसिकली जो 15th ब्रिक्स समिट थी दोस्तों, इसमें साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था कि हम इसको 6 न्यू मेंबर्स कंट्रीज को, राइट। यहाँ पे 5 लिखा गया है दोस्तों, लेकिन 5 फाइनली हुए। पहले इन्होंने प्रपोज किया था कि 6 न्यू मेंबर कंट्रीज को हम ऐड करेंगे ब्रिक्स में, राइट। वो 6 मेंबर कंट्रीज कौन कौन थे दोस्तों? ये बेसिकली इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई था। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? बेसिकली ISUEE से कर सकते हैं, इशू, राइट। ISS होता है उसमें, इसमें आप इशू से डबल ई ऐड कर लीजिए। ये क्या क्या है? ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, राइट, प्लस इजिप्ट एंड इथियोपिया है, राइट। एंड जो 6 मेंबर कंट्री जो प्रपोज किए गए थे दोस्तों, इसमें एक अर्जेंटीना भी था, बट राइट ये 6 मेंबर कंट्रीज ऐड किए जाने थे ब्रिक्स में, राइट। इनकी मेंबरशिप कब आती? इनके मेंबरशिप ये फाइनली मेंबर कब बनते ब्रिक्स के? ये बनते 1 जनवरी 2024 से। 1 जन 2024 से ये मेंबर बन जाते हैं फुल फ्लेजेडली ब्रिक्स के, राइट। बट हुआ क्या? नवंबर में दोस्तों अर्जेंटीना में हुई इलेक्शन, जहां पे वहां पे एक गवर्नमेंट चेंज हुआ, राइट। वहां पे फर्नांडेज जी का गवर्नमेंट था। उसके बाद में जब इलेक्शन हुआ तो वहां पे हेबियर मिली नए वहां के प्रेसिडेंट बन के आए, जिन्होंने फॉर्मली दिसंबर में ब्रिक्स को एक लेटर लिखा कि अर्जेंटीना इज नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ब्रिक्स, एंड उन्होंने अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर लिया। तो फाइनली कितने मेंबर्स बचे? 6 - 1 टोटल 5 मेंबर्स बचे, जो कि ऐड हुए हैं अभी जनवरी 2024 से एज एन फुल फ्लेजेड फॉर्मल मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स, राइट। ये थी न्यूज। आपको याद रखने वाली बात है ये कौन से 5 न्यू मेंबर स्टेट्स है, राइट, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिक्स के, राइट। तो 5 जैसे कि मैंने आपको एब्रिविएशन बताया ISUEE, इशू से आप याद रख सकते हैं, राइट। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड इजिप्ट, राइट, प्लस द ब्रिक्स, पहले के 5 प्लस इशू, राइट। ये मिलके बनाते हैं अभी टोटल 10 मेंबर स्टेट्स, राइट।
बीच में ऐसा न्यूज़ आया था दोस्तों कि इवन सऊदी अरेबिया भी है, वो इट इज़ लाइक फॉलोइंग नॉट अ सर्टेन पाथ एंड वो भी शायद विथड्रॉ कर सकते हैं, बट उन्होंने फिर से जनवरी में शो किया इंटेंट कि नहीं, हम पार्ट रहेंगे इसके ब्रिक्स के। तो टोटल अभी 10 मेंबर स्टेट्स हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर इनिशिएटिव्स की, किसकी, ब्रिक्स की, राइट? इसमें से जो सबसे पहला मेजर इनिशिएटिव है दोस्तों, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, राइट? न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, चलिए हम वो भी साथ में देख लेते हैं, राइट? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो गुजरात में गिफ्ट सिटी बनी है दोस्तों, अहमदाबाद के पास में, वहाँ पे फर्स्ट उसका रीजनल हेड ऑफिस बनेगा, राइट? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो है संगाई, चाइना में। और अभी सेकंड रीजनल ऑफिस बनेगा, वो कहाँ बनेगा? वो गिफ्ट सिटी गुजरात में बनेगा, राइट? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों, ये ब्रिक्स कंट्रीज की बैंक है, राइट? जो कि बेसिकली जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके उनके कॉन्ट्रेस्ट में बनाया गया था दोस्तों, इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? इसमें जो मेजर चंक है दोस्तों, वो चाइना होल्ड करता है, इसीलिए चाइना के पास ही सबसे ज्यादा ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी इन्वेस्टमेंट आती है। बट जो सेकंड सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जो सेकंड सेकंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो रेसिपिएंट है दोस्तों, वो है इंडिया, राइट? ये हमेशा याद रखने वाली बात है, राइट? जो सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो है इंडिया का, राइट? तो ये है ये है इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑलराइट? तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, क्या उसके मेंबरशिप ब्रिक्स नेशन कंट्रीज है? नहीं दोस्तों। जब ब्रिक्स एक्सपेंशन पॉलिसी आई थी, तो उसमें ये बात किया गया था कि हम इसकी जो इक्विटी है वो नॉर्मल कंट्रीज को भी डाइल्यूट करेंगे। तो इसमें से जितने मेजर कंट्रीज हैं दोस्तों, जो फाउंडिंग कंट्रीज है, दैट इज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसमें से जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो चाइना है दोस्तों, एंड सेकंड मेजॉरिटी में ये 4 देश है, राइट? प्लस जो अदर सिग्निफिकेंट जो बहुत ज्यादा थोड़े माइन्यूट शेयर होल्डर्स, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट भी हैं, ऑलराइट? यूरुग्वे जो है दोस्तों, वो भी एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर है। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे यूरुग्वे कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? ये हो गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में एवरीथिंग, राइट? कुछ और जो इनिशिएटिव है दोस्तों ब्रिक्स के, वो है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। ये बेसिकली करता क्या है? ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू मेंबर्स स्टेट, राइट? जैसे कि कोई कंटिजेंसी इमरजेंसी आ गया दोस्तों, डिजास्टर रिलेटेड इमरजेंसी आ गया, राइट? तो उसके लिए एक शॉर्ट टर्म लोन लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिक्स, राइट? देन वी हैव ब्रिक्स आर&डी सेंटर फॉर वैक्सीन, राइट? टू प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, क्योंकि जो ब्रिक्स है उसमें 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, राइट? इट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो इसीलिए इन्हें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी इन्फेक्शियस डिसीजेस, वायरसेस जैसे कि कोविड, ऐसा कुछ आए नहीं जो हमारे 45% ऑफ द ग्लोबल जो पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करे। इसी के लिए इन्होंने एक आर&डी सेंटर फॉर वैक्सीन सेट किया है, सो दैट इफ एनी सच इशू अराइजेस, वो वैक्सीन पे तुरंत आर&डी करके सारे मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड कर सके। देन ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म to accelerate the recovery and development of tourism in sustainable lines, right? So these are some of the major initiatives by BRICS. इसमें हमें याद रखने वाली चीज क्या है? इसमें हमें याद रखने वाली चीज है न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट? न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो इसमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं एशियान, ब्रिक्स, बिम्स्टेक एंड एक्सेट्रा। सो रिमेंबर दैट द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एन इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स, ऑलराइट? इसमें एक और इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग, राइट? जब ब्रिक्स मीटिंग होता है तो ये साइड बाय साइड फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग भी होता है। तो ये न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं श्री अजित डोभाल जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक मीटिंग में, जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रही थी, राइट? और किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों? बेसिकली बेलारूस, बुरुंडी, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान एंड क्यूबा। ये सारे फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मेंबर्स मीटिंग थी, उसके पार्टिसिपेंट्स, राइट? तो जैसे कि इनवाइटिस कंट्रीज होते हैं दोस्तों दूसरे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि एशियान हो गया, वैसे ब्रिक्स के होते हैं फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग, ऑलराइट? तो जिसमें जितने भी फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स हैं, राइट, दिस इज बेसिकली अ ग्रुपिंग ऑफ क्लोज एलाइज ऑफ ब्रिक्स, राइट? जितने भी ब्रिक्स, दैट इज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के क्लोज एलाइज है, उन्हें इस मीटिंग में बुलाया जाता है, राइट? टू प्रमोट द इंटरेक्शन ऑफ ब्रिक्स एंड इनहेंस इट्स इन्फ्लुएंस, राइट? तो जो ब्रिक्स की इंटरेक्शन है इन सारे फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज के साथ बढ़ाने के लिए एंड उनकी इन्फ्लुएंस को इनहेंस करने के लिए इन्हें बुलाया जाता है, राइट? तो 2023 में बेलारूस, बुरुंडी, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान एंड क्यूबा को एज एन फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स
मीटिंग बुलाया गया था इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, राइट? तो ये हो गया, हमने ब्रिक्स के बारे में सब चीज़ देख लिया ऑलमोस्ट। अब सिर्फ ये याद रखना कि जोहानिसबर्ग 2 डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू व्हिच multilateral organization? It is related to the BRICS, right? Johannesburg, the second declaration, right? So basically, it was this was the declaration was basically signed in the Johannesburg summit of BRICS, right? 2023 जो 15th ब्रिक्स की समिट हुई थी, उसमें ये पर्टिकुलर जोहानिसबर्ग 2 डिक्लेरेशन साइन किया गया था। इसका बेसिक जिस्ट क्या है दोस्तों? ये बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल मैटर्स को स्ट्रेंथन करने की बात हुई थी, राइट? जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ था पोस्ट G20, वैसे जोहानिसबर्ग सेकंड डिक्लेरेशन साइन हुआ था ब्रिक्स के 15th ब्रिक्स समिट जोहानिसबर्ग में। ऑलराइट, तो ये था ब्रिक्स के बारे में, हमने सारी चीज़ ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। ऑलराइट? ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, वो है एससीओ के बारे में, दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में क्यों है? तो 2023 में इंडिया हैज़ गॉट द फर्स्ट एवर चेयरमैनशिप ऑफ 23rd एससीओ समिट, राइट? जो कि वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। क्यों हुआ था वर्चुअल फॉर्मेट में? बिकॉज़ इंडिया आल्सो हैड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट व्हिच वाज़ टू बी हेल्ड अराउंड सितंबर। इसीलिए मैनेजेरियल एफिशिएंसी के कारण इसे वर्चुअल फॉर्मेट में कर दिया गया था दोस्तों। एंड आल्सो देयर वाज़ सम न्यूज़ ऑफ कॉन्स्ट्रेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट? इसीलिए इसे एक वर्चुअल फॉर्मेट में कर दिया गया था। चलिए हम पहले देखते हैं एससीओ, दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जेनेसिस के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, फिर से हम आएँगे न्यूज़ में, ताकि आप न्यूज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ऑलराइट? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है दोस्तों, वो बना कब था? इट वाज़ बेसिकली एस्टैब्लिश्ड अंडर शंघाई समिट इन 2001, राइट? तो इसकी जो जेनेसिस हुई है, उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है दोस्तों, वो 2001 में हुई है अंडर शंघाई समिट, राइट? बेसिकली जैसे कि अभी जो 8 मेंबर्स हैं दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें से जो पाकिस्तान एंड इंडिया है, जो पाकिस्तान प्लस इंडिया है, एंड अभी एक 2023 में ईरान भी एक नया मेंबर बन चुका है। तो अभी टोटल मेंबर जो स्टेट है वो 9 है, राइट? बट बेसिकली 6 मेंबर स्टेट्स जो कि रसिया, चाइना, किर्गिज़ रिपब्लिक जिसे हम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये तीनों परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हैं दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं एससीओ, राइट? एससीओ दैट इज़ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 6 मेंबर नेशन थे, उन्होंने मिलके फॉर्म किया था शंघाई समिट 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। ऑलराइट? बीजिंग, चाइना में। इनके मेजर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं? एससीओ के मेजर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं टू एड्रेस सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, countering terrorism and cooperation in education, energy, transportation, etc. Right? So these are the group of countries which basically constitute the Eurasian regions, right? Eurasian region. That is why all these important factors objectives becomes very very important, जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया, बॉर्डर इश्यूज हो गया बिटवीन द इंडिया चाइना, लेट्स से, राइट? तो बॉर्डर इशू बिकम्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देन मिलिट्री कॉपरेशन, काउंटरिंग टेररिज्म, कॉपरेशन इन एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? सो रिमेंबर, इसके टोटल मेंबर्स हैं अभी 9, राइट? 9 मेंबर्स हैं इसके। चलिए हम एक बार नक्शे में देख लेते हैं कौन-कौन से मेंबर्स हैं, सो दैट अगर मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको जानकारी में रहे, राइट? तो इसके मेंबर हैं सबसे पहले रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड चाइना, राइट? ये जो 6 हैं दोस्तों, ये हैं फाउंडिंग मेंबर्स, राइट? 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने जॉइन किया। 2017 में पाकिस्तान एंड इंडिया ने जॉइन किया एससीओ, राइट? एससीओ अस्ताना समिट 2017 में, राइट? अस्ताना अस्ताना जो कजाकिस्तान में हुआ था दोस्तों, कजाकन कजाकिस्तान समिट 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान भी मेंबर बन गए एससीओ के। एंड अभी न्यू दिल्ली समिट 2023 में ईरान एक न्यूली मेंबर बन गया है दोस्तों, ईरान का एससीओ का, ऑलराइट? तो टोटल अभी जो मेंबर स्टेट हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो है टोटल 9, राइट? एससीओ के कुछ ऑब्जर्वर्स स्टेट भी हैं दोस्तों, राइट? तो एससीओ के टोटल 3 ऑब्जर्वर्स, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट हैं। वो कौन से हैं? वो बेसिकली मंगोलिया है, अफ़गानिस्तान है, राइट? मंगोलिया है, अफ़गानिस्तान है एंड बेलारूस है, राइट? ये
3 इसके परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसके 6 टोटल डायलॉग पार्टनर्स हैं, राइट? मेंबर्स कितने हैं? टोटल 9 हैं, ऑब्जर्वर स्टेट टोटल 3 है, डायलॉग पार्टनर 6 हैं। डायलॉग पार्टनर 3 हैं, वो हैं साउथ ईस्ट एशिया के, जो हैं पहले बेसिकली नेपाल है, श्रीलंका है एंड कंबोडिया है, राइट? एंड बेसिकली जो 3 और हैं दोस्तों, वो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने वाले कंट्रीज़ हैं, राइट? इसमें से तुर्की एक है, तुर्की है, और जो 2 और हैं दोस्तों, वो बेसिकली हैं अर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ऑलराइट? तो ये टोटल 6 डायलॉग पार्टनर आप देख पा रहे हैं, ये अर्मेनिया है, तुर्की है, अज़रबैजान है, नेपाल है, श्रीलंका एंड कंबोडिया है। ये टोटल 6 डायलॉग पार्टनर हैं किसके? ये टोटल 6 परमानेंट डायलॉग पार्टनर्स हैं एससीओ के, ऑलराइट? अभी एससीओ की जो डायलॉग पार्टनर है दोस्तों, उसको एक्सटेंड करने की भी बात की जा रही है। तो होपफुली नेक्स्ट एससीओ समिट में वो हो जाए, ऑलराइट? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एससीओ, राइट? अब एसईओ की स्ट्रक्चरिंग क्या है? तो एसईओ में टोटल 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है काउंसिल ऑफ हेड्स, राइट? जब भी एसईओ की समिट होती है दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट समिट होती है वो बिटवीन द काउंसिल ऑफ हेड्स होती है, राइट? काउंसिल ऑफ हेड्स होता है। तो जैसे कि ये समिट है, समिट का मतलब ही होता है दोस्तों द मीटिंग बिटवीन द हेड्स ऑफ द स्टेट, राइट? उसे हम समिट कहते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो है काउंसिल ऑफ हेड्स, जिसमें जो स्टेट के हेड्स, जैसे कि हमारे देश से प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब, ये सब मिलके मिलते हैं एंड अपनी मीटिंग करते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, वो है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मिलते हैं, उनके बीच में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। एंड 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, राइट? 2 इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। जो फर्स्ट है वो सेक्रेटेरिएट है दोस्तों, जो बीजिंग में है, राइट? सेक्रेटेरिएट का मेन काम क्या है? सेक्रेटेरिएट का मेन काम है कि वो जितने भी एग्रीमेंट हुए, जितने भी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट हुए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके काम करना, राइट? तो इसकी एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग में है, चाइना में। एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों, वो है रैट्स, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रैट्स है क्या? रैट्स इज़ बेसिकली रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, राइट? रैट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये है ताशकेंट में। ताशकेंट कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में है। तो रिमेंबर दिस फैक्ट, ऑलराइट? सो दिस वाज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एससीओ, राइट? सो रैट्स का मेन काम क्या है दोस्तों? रैट्स का मेन काम है बेसिकली इट हेल्प्स इन facilitation of the coordination and interaction between the SCO member states in fighting against terrorism, extremism and separatism, right? जब टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म की बात होती है दोस्तों, तो जो रैट्स है दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन प्रमोट करता है। अगर आप मैप में देखेंगे दोस्तों, जियोग्राफिकल वे में देखेंगे, तो ये जो एरिया है, यूरेशियन एरिया है, ये वन ऑफ द मेजर टेररिस्ट सेंटर है, राइट? इसीलिए यहाँ पे काउंटर टेररिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। इसीलिए जो रैट्स है, एक परमानेंट बॉडी एज़ अ सेटअप की गई है एससीओ के द्वारा, जो बेसिकली फैसिलिटेट करेगा कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द एससीओ मेंबर स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग टेररिज्म, राइट? जो एससीओ की है दोस्तों, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज, राइट? 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ की, दैट इज रशिया एंड चाइनीज, राइट? सो एससीओ अभी 2015 के बाद में दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एससीओ एक ऑब्जर्वर भी है, ऑलराइट? रिमेंबर दिस, एससीओ इज एन ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिंस 2005, ऑलराइट? ये तो बात हो गई एससीओ की। अब हम आ जाते हैं 23rd समिट ऑफ एससीओ, दैट वाज द दैट वाज हेल्ड इन दिल्ली 2023, ऑलराइट? तो जैसे कि एससीओ बना 2001 में दोस्तों, तो ऑफ कोर्स जो 23rd समिट होगी वो 2023 में होगी, राइट? ये जुलाई 2023 में हुई थी, कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी, राइट? सो जो अभी इंडिया को फर्स्ट एवर जो चेयरमैनशिप मिला दोस्तों, वो समरकंद समिट जो 2022 में हुआ था, उसके बाद मिला, राइट? समरकंद उज़्बेकिस्तान जो था, इससे पहले 2022 का मैं चेयरमैनशिप होल्ड करता था, किसका? एससीओ का, राइट? तो समरकंद समिट के बाद में अभी 2023 में आ गया हमारा न्यू दिल्ली समिट, राइट? नेक्स्ट जो चेयरमैन होगा एससीओ का, वो कौन होगा? वो होगा कजाकिस्तान, वो नेक्स्ट चेयरमैन होगा, राइट? अब हम बात करते हैं समिट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में कि हमने क्या इस समिट का कितना निचोड़ फ़ायदा निकाला, ऑलराइट? तो सबसे पहले हमारा थीम क्या था 2023 न्यू दिल्ली समिट का, राइट? तो हमारा जो थीम था दोस्तों, वो था टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, राइट? यहाँ पे एक सिक्योर का जो एब्रिविएशन है, उसका मतलब है सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट?
तो ये हमारा थीम था टुवर्ड्स अ सिक्योर एसईओ। जो सिक्योर टर्म था दोस्तों वो किसने कॉइन किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपको रिमेंबर करना है। ये हमारे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया था 2018 के एसईओ समिट में, ऑलराइट। तो ये सिक्योर एक्रोनिम है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था 2018 के एससीओ समिट में। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट? सो ये था थीम टुवर्ड्स अ सिक्योर एसईओ। आप ये पर्टिकुलर वर्ड एंड इसकी एब्रिविएशन अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसे अपने वेरियस जीएस आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की, कि हमने क्या डिसाइड किया था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। तो बेसिकली वी have signed a declaration, right? New Delhi Declaration to counter the activities of terrorist, separatist, extremist group, right? Terrorist, separatist, and extremist groups, preventing spread of religious intolerance, aggressive nationalism, ethnic and radical discrimination, and xenophobia. राइट, तो ये सब चीज को काउंटर करने के लिए, जैसे कि टेररिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया, एग्रेसिव नेशनलिज्म हो गया, एथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये सारे इशू को हम काउंटर करने के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमने साइन किया हुआ है, राइट? इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में इंडिया ने 5 नए पिलर को भी प्रपोज किया है दोस्तों, दैट दिस 5 पिलर्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेशन विद इन द एससीओ, राइट? तो ये 5 पिलर इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों इन द एससीओ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कोऑपरेशन विद इन द एससीओ, राइट? तो 5 पिलर कौन-कौन से होंगे? फर्स्ट होगा स्टार्टअप एंड इनोवेशन, राइट? सो इंडिया इज अ लीडिंग स्टेट व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप एंड इनोवेशन। द सेकंड पिलर इज ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट? हम आयुष की बात करते हैं। तो हाउ इंडिया इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट? तो इसीलिए हमारी दिल्ली डिक्लेरेशन में ये 5 पिलर में ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी बात रखी गई है, सो दैट द एससीओ मेंबर स्टेट नो अबाउट द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड द इंडियाज़ लीडिंग रोल इन इट, राइट? देन यूथ एम्पावरमेंट, राइट? इंडिया इज नोन फॉर द डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज व्हाई यूथ एम्पावरमेंट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। देन कम्स द डिजिटल इंक्लूजन, राइट? एंड द शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं व्हिच वन ऑफ द पिलर्स और which are the set of pillars included in the Delhi Declaration Summit of 2023, right? So startup and innovation, traditional medicine, youth empowerment, digital inclusion, and shared Buddhist heritage, right? अब जो हम मेंबर स्टेट्स की बात कर रहे थे दोस्तों, पहले पहले थे 6, राइट? एससीओ के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो तो 6 थे। फिर 2017 में पाकिस्तान प्लस इंडिया भी 2 इंपॉर्टेंट स्टेट ऐड हुए थे एससीओ में, राइट? आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से समिट में पाकिस्तान एंड इंडिया को ऐड किया गया था 2017 में, राइट? एससीओ में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, अंडर विच समिट इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर एडेड इन द एससीओ ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट? एंड अभी 2023 में इन द दिल्ली डिक्लेरेशन ईरान वाज आल्सो एडेड एज अ न्यू परमानेंट मेंबर, दैट इज 9th मेंबर ऑफ द एससीओ ग्रुपिंग, राइट? उसके साथ ही दोस्तों जो काशी है, दैट इज वाराणसी, that has been declared as the first tourism and cultural capital of SCO। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ? इट इज काशी वाराणसी, ऑलराइट? So this was all about the SEO, the news and the genesis aspect। I'm hoping that you guys are liking this lecture. If you do so, then please ensure to show your love by subscribing to the channel, that is Executive IAS। All right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ऑल राइट? तो चलिए देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, उसने अपनी जो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया है उसको लॉन्च किया है। ऑलराइट? सो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया 2023 टू 2027, राइट? तो ये 4 साल की एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। ये 2018 से लेके 2022 तक भी था, 2018 से लेके 2022 तक भी था। अभी फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया है 2023 टू 2027 को भी, राइट? कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर इंडिया, राइट? ये करेगा क्या बेसिकली, इसका मेन एजेंडा क्या होगा दोस्तों? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्ट्रेटजी 2030 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज है उसको इंडिया में ये इंप्लीमेंट करेगा, राइट? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक स्ट्रेटजी 2070 की जो 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज हैं दोस्तों वो क्या है? ये बेसिकली ये 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ हैं जो कि एड्रेसिंग रिमेनिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी, राइट? टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस,
and environmental sustainability, making cities more livable, promoting rural development, strengthening governance and institutional capacity, and fostering regional cooperation and integration. ये सारे 7 एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्ट्रेटेजी 2030 की ऑपरेशनल प्रायोरिटीज है, राइट? तो जब इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी साइन होती है, तो बेसिकली वी विल फोकस ऑन दिस 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज, ऑलराइट? सो सीपीएस इंडिया स्ट्रेटेजी बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पिलर में बेस्ड है दोस्तों, राइट? 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। 3 इंपॉर्टेंट पिलर कौन-कौन से हैं? 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं बेसिकली। एक्सेलरेट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन। सेकंड है प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ, एंड जो थर्ड है डीपेन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस, राइट? तो ये था ऑल अबाउट द न्यूज़। अब हम चलिए देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की जेनेसिस के बारे में। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों वो 1966 में एज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ऑलराइट, 1966 में एज एन रीजनल डेवलपमेंट बैंक में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में, राइट? इसका मेन मैंडेट या ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इट बेसिकली असिस्ट मेंबर्स नेशंस, राइट, एंड पार्टनर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस, राइट? लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू ये जितने भी मेंबर स्टेट है दोस्तों, उन्हें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? अगर आसान भाषा में हम बोले तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये जितने भी मेंबर स्टेट है, इसके टोटल 68 मेंबर स्टेट्स हैं दोस्तों, उसको एक लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, राइट? तो ये जो 68 मेंबर्स हैं, इसके इसके जो 49 है दोस्तों, इसमें से ये आते हैं एशिया से, एंड जो बाकी के 19 है वो आते हैं एशिया एंड पैसिफिक के बाहर से, राइट? इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों वो है यूएस एंड जापान, राइट? यूएस एंड जापान इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, दैट इज अप्रॉक्स 15.6%। जो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो है चाइना, एंड इंडिया वी होल्ड अप्रॉक्सिमेटली 6.4% एंड 6.3% शेयर होल्डिंग इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। कुछ की रिपोर्ट्स हैं दोस्तों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से फर्स्ट है एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो रिपोर्ट। द सेकंड वन इज एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023, ऑलराइट? तो एंड थर्ड है एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट एंड की इंडिकेटर्स फॉर एशिया इन द पैसिफिक 2022। ऑलराइट, सो दीस आर फ्यू इंपॉर्टेंट रिपोर्ट व्हिच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंडिया एंड एबीडी के संबंध, एडीबी के संबंध, ऑलराइट? तो 2022 में अगर हम हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो इंडिया ने एडीबी से लोन अवेल करना स्टार्ट कर दिया था अप्रॉक्स 1986 के दौरान, ऑलराइट? तो तब से हमारी एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक अच्छी खासी बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है, राइट? 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को 52.6 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की लोन कमिट की है, राइट? इसमें से जो 52 बिलियन है दोस्तों, इसमें से 605 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लोन एंड ग्रांट्स के फॉर्म में, टेक्निकल असिस्टेंस के फॉर्म में एड किया जाएगा, एंड 8 बिलियन इन्हें दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर्स को, राइट? प्राइवेट सेक्टर्स को मिलेगा 8 बिलियन एंड अप्रॉक्स 52 बिलियन मिलेगा किसको? इस मिलेगा 605 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, राइट? तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के, जैसे कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर, ऑलराइट? देन वी हैव नाहावा सेवा कंटेनर टर्मिनल फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, चेन्नई मेट्रो रेल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, एंड असम साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉरिडोर। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, राइट? एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द एडीबी। इंडिया इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट असिस्टेंट रेसिपिएंट फ्रॉम द एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑलराइट? ये है हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की बात। अब चलिए हम आ जाते हैं न्यूज में, राइट? न्यूज क्या था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया के बीच में एक कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी लॉन्च हुई है, ऑलराइट? तो जो ये कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी है दोस्तों, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। ये एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म है फॉर डिजाइनिंग ऑपरेशंस टू डिलीवर डेवलपमेंट रिजल्ट इन द कंट्री लेवल, राइट? तो जितने भी ऑपरेशंस है, राइट, जो हमने स्ट्रेटेजी 2030 की बात की थी दोस्तों, तो ये जो 7 ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है वो एक कंट्री लेवल में एडीबी इंप्लीमेंट करेगी, राइट? सो दैट we can promote the social and economic development, all right? So under strategy 2030 Asian Development Bank aims to expand its vision to achieve a prosperous
इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक, राइट? तो ये जो 7 ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है दोस्तों अंडर द स्ट्रैटेजी 2030 ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंड अचीव प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक डेवलपमेंट एंड टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, राइट? इसीलिए जो इसके आप गोल्स देखेंगे वो इट इज रिलेटेड टू एड्रेसिंग रिमेनिंग पॉवर्टी, प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, मेकिंग सिटीज मोर लिवेबल, promoting rural development and etc है, right? So these are some of the important facets of the country partnership strategy under the Asian Development Bank, राइट? अब जैसे कि हमें पता है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कंट्रीज को हेल्प कैसे करता है, वो बेसिकली लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू हेल्प करता है। तो उसकी जो कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट है दोस्तों, जितने भी उनकी ऑपरेशनल प्रायोरिटीज है, अगर कोई उन्हें डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है तो उसकी जो कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट है वो इस रेशियो में होती है, दैट इज 70:30। इसमें जो 70% जो उसका कॉस्ट है इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा कंट्री को। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक कंट्री को देगा एंड जो 30% है वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट को इसका बेयर करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज द रेशियो of the cost sharing arrangement between the Asian Development Bank the and the domestic countries and member states like India, right? So this was all about the Asian Development Bank। जो हमारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वो है कि रिसेंटली इंडिया हैज साइंड कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी विद विच मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट? सीपीएस किसके साथ साइन की गई है? वो की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो ये आप याद रखना, राइट? क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। एंड द मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑलराइट, तो दैट वाज ऑल अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब हम आ जाते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में। ऑलराइट, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। चलिए दोस्तों, अब क्विकली देख लेते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है वो न्यूज़ में क्यों है। ऑलराइट, तो जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है दोस्तों, जिसे हम आईपीईएफ बोलते हैं, इसकी थर्ड मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी। इसकी थर्ड मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ऑलराइट, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो ये तो हो गया न्यूज़ की बात। अब हम चलिए बात कर लेते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, राइट? इसका जेनेसिस, इसका स्टार्ट कब हुआ था? ये बेसिकली यूएसए ने इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की इनिशिएटिव की थी दोस्तों 2022 टोक्यो क्वाड समिट के टाइम में। जब 2022 क्वाड समिट टोक्यो में हो रहा था दोस्तों, उसी दौरान यूएसए ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आइडिया कंसीव किया था, राइट? उस टाइम में टोटल इसके 13 सिग्नेटरीज कंट्रीज थे प्लस एक 13 सिग्नेटरीज कंट्रीज प्लस यूएसए एज एन फाउंडर स्टेट, टोटल 14 मेंबर की ये पूरी ग्रुपिंग बनी थी। ऑलराइट, 13 सिग्नेटरी स्टेट प्लस एक यूएसए एज एन फाउंडर स्टेट, इसके टोटल 14 मेंबर एज एन फाउंडिंग मेंबर इसके बने थे, ऑलराइट, ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के। इसका पर्पस क्या है? तो आईपीईएफ का पर्पस है दोस्तों टू सॉलिडिफाई देयर रिलेशनशिप एंड एंगेज इन क्रूशियल इकोनॉमिक एंड ट्रेड मैटर्स एंड कंसर्न इन द रीजन्स, राइट? जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें बेसिकली जो इनका इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में इनके रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करना इनका मेन पर्पस है। ऑलराइट, इसके टोटल 14 मेंबर्स कंट्रीज हैं, राइट? उसमें से कौन-कौन है दोस्तों? यूएस है, इंडिया इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आईपीईएफ, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी है, इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ऑलराइट, ये हैं इसके 14 मेंबर्स कंट्रीज। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि एशियान के कौन-कौन से कंट्रीज, एशियान है दोस्तों, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके कौन-कौन से कंट्रीज इस आईपीईएफ मेंबर कंट्रीज में नहीं है। ऑलराइट, इसके चलिए मैं ये बता देता हूँ, इसके 3 मेंबर कंट्रीज इसमें नहीं है। आपको इन 3 देशों के नाम मुझे कमेंट में बताना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? आईपीईएफ का सिग्निफिकेंस क्या है? ये इसे बनाया क्यों गया है? इसको बेसिकली अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ दोस्तों, तो जो अभी कोविड पैंडेमिक के टाइम में ग्लोबल सप्लाई चेन अब्रप्ट हुई थी, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईपीईएफ को बनाया गया एंड चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया। कैसे? चाइना ये जो सप्लाई चेन है उसमें एक हेजेमनी पोजीशन होल्ड करता है, इंडो पैसिफिक में एक हेजेमनिक पोजीशन होल्ड करता है
उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए यूएस ने ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का आइडिया कंसीव किया, राइट? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों, एनहांसिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस, फॉस्टरिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू चाइना इन द रीजन एंड फैसिलिटेटिंग डीपर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन, राइट? अब यूएस चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक में जो चाइना का पोजीशन है वो इंडिया को लेना चाहिए, राइट? तो जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है दोस्तों, ये 4 पिलर्स के थ्रू काम करता है, राइट? पिलर 1 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली इट इट टॉक्स अबाउट फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड के बारे में। जो पिलर 2 है दोस्तों, वो बात करता है सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में। जो पिलर 3 है वो बात करता है क्लीन इकोनॉमी में, दैट बेसिकली इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डिकार्बोनाइजेशन, क्लीन एनर्जी एंड एक्सेट्रा। ये सारे सब हेडिंग्स हैं, याद करने का हमारे काम का नहीं है। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर है दोस्तों, वो फेयर इकोनॉमी के ऊपर बात करता है, राइट? ये नेसेसरी, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो चारों पिलर्स के पार्ट हों। आप कोई 1 पिलर, 2 पिलर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप पिलर चूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है आईपीईएफ की। आईपीपीएफ की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट यही है दोस्तों, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पिलर जॉइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल द पिलर। इंडिया इज़ ओनली पार्ट ऑफ पिलर 2, पिलर 3 एंड पिलर 4। इंडिया पिलर 1 का पार्ट नहीं है दोस्तों, ऑलराइट? इंडिया इज़ जस्ट हैव चोज़न टू बी एज एन ऑब्जर्वर ऑफ पिलर 1, राइट? कि हम पहले एज एन ऑब्जर्वर देखेंगे कि आपकी पिलर 1 दैट इज फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड काम कैसे करती है, एंड अगर हमें पसंद आएगा तो हम ज्वाइन करेंगे। बट इंडिया इज पार्ट ऑफ पिलर 2, पिलर 3 एंड पिलर 4। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, राइट? क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर मेंबर स्टेट टू बी पार्ट ऑफ ऑल द पिलर्स। नो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स, राइट? मेंबर स्टेट कैन चूज द पिलर दे वांट टू ज्वाइन इनटू, ऑलराइट? तो जो ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है दोस्तों, ये भी इट इज अ काइंड ऑफ a trade agreement which basically talks about enhancing supply chain resilience, fostering free and open Indo-Pacific and etc. Right? So how it is different from traditional trade agreements, right? जो हम FTAs की बात करते हैं दोस्तों, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, एंड IPEF के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट? तो अनलाइक ट्रेडिशनल ट्रेड ब्लॉक्स जैसे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, जो IPEF है दोस्तों, ये बेसिकली टैरिफ्स एंड मार्केट एक्सेस के लिए नेगोशिएशन का बात नहीं करता है, राइट? The main objective for free trade agreements is basically the tariff negotiation and market accessibility. अगर इंडिया एंड यूएस एक एफटीए साइन कर रही है, दैट मीन्स वी आर नेगोशिएटिंग ऑन द टैरिफ एंड वी हैव राइट ऑफ यूएस मार्केट्स, राइट? तो आईपीईएफ है, ये अपने मेंबर स्टेट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं डालेगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के पार्ट हैं तो आपको टैरिफ्स एंड मार्केट एक्सेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि यूएस की मेंटालिटी ही ऐसी है दोस्तों कि वो चूज़ करना चाहता है कि उसकी मार्केट को कौन-सी कंट्रीज़ एक्सेस करेंगे, राइट? इसीलिए ये यूएस अपने मार्केट को एक्सेसिबल नहीं करना चाहता था, इसीलिए इसने ये नॉर्म रखा कि आईपीईएफ विल नॉट इंक्लूड द नेगोशिएशन नॉर्म्स एंड मार्केट एक्सेस नॉर्म्स लाइक द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट? एंड आल्सो अनलाइक एफटीएस, जहाँ पे सारी चीज़ नेगोशिएटेड अंडर सिंगल अम्ब्रेला होता है, आईपीईएफ इज़ नेगोशिएटेड अंडर द 4 डिफरेंट मॉड्यूल, जैसे कि हमने बात किया, राइट? जो 4 डिफरेंट पिलर्स हैं आईपीईएफ के अंदर में, ट्रेड की बात हो जाती है दोस्तों, देन सप्लाई चेन हो गया, क्लीन एनर्जी इकोनॉमी हो गया, एंड फेयर ट्रेड हो गया, राइट? तो ये 4 पिलर्स के अंदर हम ईच पिलर के हिसाब से अपनी नेगोशिएशन कर सकते हैं, राइट? दैट इज़ व्हाई द मेन फोकस फॉर आईपीईएफ इज़ रेगुलेटरी कोहेरेंस, राइट? जैसे कि चाइना हेजेमोनिक पोजीशन करके अपनी फ़ायदे की ही बात लोगों में एज़ एन कोर्स करता है, अपने मेंबर जितने भी पार्टनर्स होते हैं बायलैटरल, वो करता है। तो इसी के लिए यूएस ने आईपीईएफ के एंड जितने भी मेंबर स्टेट है, उन्होंने इंश्योर किया कि देयर इज़ अ रेगुलेटरी कोहेरेंस बिटवीन द मेंबर नेशंस, राइट? हम जितने इंडो पैसिफिक के मेंबर नेशन हैं, जितने भी सिग्नेटरीज़ मेंबर्स हैं ऑफ आईपीईएफ, हम सारे एक रेगुलेटरी कोहेरेंस इंश्योर करें, राइट? तो ये रही बात दोस्तों आईपीईएफ की, दैट इज़ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। अब चलिए एक न्यूज़ देख लेते हैं रिलेटेड टू इंडिया बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड आईपीईएफ। तो जैसे कि जी20 समिट जब हो रही थी दोस्तों इन न्यू दिल्ली सितंबर 2023, तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव किया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, राइट? हमने डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। तो इंडिया ने प्रपोज किया है एक कोलैबोरेशन ऑन बायोफ्यूल विद इन द आईपीईएफ मेंबर नेशन, राइट? टू
to enhance energy security, affordability, and accessibility through sustainable biofuel. जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको इंडिया ने प्रपोज़ किया है कि जितने इंडो पैसिफिक के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के मेंबर स्टेट हैं, वो भी इस चीज़ को अपने कंट्रीज़ में अप्लाई करें एंड हम साथ में कोलैबोरेट करते हैं टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जो यूएस की एक ब्रेन चाइल्ड है। ये 2022 टोक्यो समिट के दौरान ही बनाई गई थी, राइट? So this was all about the today's part 3 of PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन फ्रेंड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको अगर कुछ सीखने को मिला होगा, देन प्लीज़ एंश्योर टू शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल दैट इज़ एग्जीक्यूटिव आईएएस। एंड मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक हम आपके साथ रहेंगे सो दैट you find it very very convenient and efficiently you can utilize these resources for your examination, right? So with this, let's sign off for today. This is your host, guide and friend Naman signing off. Until very next time, this is executive IAS. Keep learning, keep watching. Thank you so much.